नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। आज जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं बच्चों, उसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। 1950 से लेके और 1990 तक कैसी स्थिति में थी। 1950 से लेके 1990 तक इंडियन इकोनॉमी ने क्या क्या विकास करने की कोशिश करी। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं आज केस स्टडीज। भाई, सीबीएसई के नए पैटर्न पे बेस कैसे केस स्टडी के क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, केस स्टडी बहुत आसान होती है, मतलब आपको इसके लिए बिल्कुल प्रेशर लेने की, बिल्कुल तनाव लेने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से हो जाता है। बस आपको कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है आपको? सबसे पहली बात, आपको पूरे चैप्टर की डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्लियरिंग होनी चाहिए। भाई, पूरे चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, मतलब 1950 से लेकर 1990 तक के भारत की बात की गई है। भारत में क्या क्या चेंजेस आए उस बीच में, कौन कौन सी पॉलिसीज लॉन्च करी, कौन सी सक्सेसफुल हुई, कौन सी सक्सेसफुल नहीं हुई, इसका इंपैक्ट किन किन राज्यों पे ज्यादा पड़ा, किन किन पे नहीं पड़ा। ये कुछ मोटी मोटी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे सर, केस स्टडी को पढ़ने में बहुत समय खर्च हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये पहला वाला पॉइंट बताया है आपको कि अगर आपने चैप्टर को डिटेल से पढ़ा हुआ है तो कई बार आप 5 में से 3 या 4 क्वेश्चन बिना केस स्टडी को पढ़े ही उसका सही आंसर दे देंगे, क्योंकि उस केस स्टडी में जो दिया हुआ है वो उस चैप्टर के अंदर से ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप पहचान पाए कि ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। तो भाई, टॉपिक को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है केस स्टडी के मामले में। अच्छा, अब 5 में से जो 1-2 टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन बचे वो केस स्टडी के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो आपकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि जब आप एक सेंटेंस पढ़ें और जब दूसरा सेंटेंस पढ़ें तो उन दोनों सेंटेंस के बीच में आपका संबंध नहीं टूटना चाहिए। मतलब एक स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आप तुरंत दूसरी स्टेटमेंट से उसको रिलेट कर पाए। बीच में पढ़ते पढ़ते अगर आप कहीं खो गए तो समझ जाना केस स्टडी को ठीक से नहीं समझ पाओगे। तो केस स्टडी को सिर्फ ऐसी प्रैक्टिस करो आप कि एक ही बार रीड करके आपको ये पता लग जाए कि कौन कौन सी मुख्य बातें, कौन कौन सी खास बातें उस केस स्टडी के अंदर दी गई हैं बच्चों। तो चलिए, मैं आपको पहले एक केस स्टडी को पढ़ के दिखाता हूं और उसके कुछ पॉइंट्स बना के दिखाता हूं और आप तुरंत आंसर कर लोगे। तो चलो जी। तो भाई, पहली केस स्टडी क्या कहती है हमारी? ये कहती है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, प्रश्न संख्या 1 से लेके 5 जो भी इस केस स्टडी पे बेस होंगे उनके हमें जवाब देने हैं। अच्छा जी, तो क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। भाई, कॉलोनियल रूल का मतलब जो अंग्रेजी शासन हमारे देश में था, जो ब्रिटिश शासन था, उसे हम कॉलोनियल रूल कहते हैं। देयर वॉज नाइदर ग्रोथ नॉर इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। कह रहा है उस टाइम पे ना तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई बढ़ोतरी हुई, ना ही कुछ समानता आई, मतलब ये किसी दूसरे सेक्टर के साथ भी कनेक्ट नहीं हो पाया। तो भाई, ऐसे एक लाइन पढ़नी है और उसका तुरंत आपको संक्षेप में उसका मतलब बताना है कि बात की गई कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे एग्रीकल्चर ने ग्रोथ नहीं करी। ये हो गई आपकी बात। पॉलिसी जो उस टाइम पे थे, कौन? 1950 के बाद वाले, लिखा हुआ है पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब अब देश आजाद हो गया। हैड टू एड्रेस दीज इश्यूज विच दे डिड थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एंड promoting the use of high yielding variety seeds which ushers in a revolution in the Indian agriculture। तो भाई, जब 1950 की पॉलिसी आई तो 1960 1970 के दशक में हम लोगों ने HYV सीड्स, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इन सब पे फोकस करा ताकि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। और अंग्रेजों ने जो जमींदारी सिस्टम वगैरह बना रखा था उसको हमने लैंड रिफॉर्म के थ्रू खत्म करने की कोशिश करी। तो कुछ मुख्य बातें और आ गई इस पैराग्राफ के अंदर कि भाई लैंड रिफॉर्म सिस्टम लगाया, HYV सीड्स का हमने इस्तेमाल करा। ठीक है जी। द स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द colonial rule was permanently broken by the green revolution। अगली खास बात बोल दी इसने, एक स्टेटमेंट दे दी है दोस्तों, हो सकता है आपकी केस स्टडी में ये कहीं ना कहीं काम आ जाए कि जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन को लगाया, अप्लाई करा, उसमें अपने ग्रोथ करी हमने, तो जो स्टैग्नेशन थी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की वो हमने परमानेंटली खत्म कर दी। मतलब अब दोबारा एग्रीकल्चर में हम कभी उतने पीछे नहीं जाने वाले जितना हम उस टाइम पे थे। तो हमने एक जंजीर को तोड़ के बाहर निकल आए हम ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, और इसकी वजह से हमें फूड सफिशिएंसी हो गई। मतलब अब भारत में कोई भूखा नहीं मर सकता, इतना खाना हमारे बफर स्टॉक में है। अच्छा जी, दिस रेफर्स, इसका मतलब क्या निकल के आता है?
जो लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स रिजल्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स स्पेशली फॉर व्हीट एंड राइस। तो भाई अब दूसरी खास बात, एक खास बात और भाई, ये मुख्य बात है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो स्पेशली किस पे इफेक्ट करा भाई, व्हीट और राइस पे इफेक्ट करा। तो कुछ मुख्य बातों को हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या बात करी कि हम ग्रोथ नहीं कर रहे थे, ये एक खास बात हो गई हमारी। दूसरा, इंडिपेंडेंट इंडिया में हमने पॉलिसीज बनाई किसकी दोस्तों, लैंड रिफॉर्म की, और HYV सीड्स हमने लागू कर दिए भाई, और अपनी खेती में इन HYV सीड्स का बहुत बेनिफिट उठाया। अगली खास बात कि जब हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल करा तो हमने परमानेंटली तोड़ दिया किसको भाई, स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर इकोनॉमी को हमने तोड़ दिया। और इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला भाई, व्हीट और राइस को मिला। कुछ मुख्य बातें हमारी इसकी हो जाती हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा इसको जरा साफ कर दिया जाए बाकी चीजों को। ये हो गया हमारा, ये हमने कुछ मुख्य बातों को हाईलाइट कर लिया अपनी केस स्टडी में से। इस काम को आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना है। जैसे हमने भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया इसको करने में, भाई आपको समझाना है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इसको अगर खुद करने बैठोगे तो बहुत आसानी से। इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो, आपको बार बार इसका अभ्यास करना। भाई प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जो आपको इम्प्रूव कर सकती है, आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है। अगर आप सोचें कि आपने एक बार सीख लिया और आप सीधा उसको एग्जाम में कर पाएंगे, तो ऐसे बहुत कम प्रतिशत लोग होते हैं, बहुत ही कम संख्या में ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम कर पाते हैं दोस्तों। तो अगले टॉपिक पर चलते हैं भाई, इस केस स्टडी का और आगे की क्या खास बात है भाई। तो हम ऐसा करते हैं, हाईलाइटर ही ले लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। द यूज ऑफ दीज सीड्स रिक्वायर्ड द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन द करेक्ट क्वांटिटी एज वेल एज रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर। अब इस HYV सीड्स के बारे में कुछ खास बातें बताई, क्या कि इनको रेगुलर यूज चाहिए होता है फर्टिलाइजर्स का। कहाँ गया भैया हमारा हाइलाइटर, फर्टिलाइजर्स का इनको रेगुलर यूज चाहिए होता है, पेस्टिसाइड्स चाहिए होते हैं, और प्रॉपर वाटर सप्लाई चाहिए इनको रेगुलर बेसिस पे। ये खास बात हमारी इसकी आ गई। ऑल्सो दीज एप्लीकेशन ऑफ दीज इनपुट इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज वाइटल। ज्यादा हो गया तब भी नुकसान कर जाएगा, कम हो गया तब भी नुकसान कर जाएगा जी। तो ये कह रहा है कि एक करेक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए, ये खास बात आ गई इसके अंदर। द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजिकली इनेबल इंडिया। तो ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने टेक्नोलॉजी को फोकस करा। अचीव सेल्फ सफिशिएंसी, हम सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड पे आ गए, बिल्कुल सही बात है। एंड वी नो लॉन्गर हैड टू बी एट द मर्सी ऑफ अमेरिका, मतलब हमें अब अमेरिका से जो है उसका गुलाम या फिर उस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं थी। एनी अदर, किसी दूसरे देश पे भी हमें निर्भर नहीं होना था। हम सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब ही होता है कि आत्मनिर्भर, कि अब हमें किसी दूसरे से नहीं सोचना है, हमें हम खुद ही कर सकते हैं उस काम को, तो हमें दूसरे की चिंता क्यों करनी। तो भैया, तो हमारा जो नेशन था रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। लैंड रिफॉर्म मेजर्स अलोंग विद ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रमोटेड इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, और इसकी वजह से भाई जो इक्विटी थी वो प्रमोट हो गई। तो ये कुछ खास बातें जो हमने अंडरलाइन कर ली, और इससे हमारे काफी सारे आंसर बन सकते हैं। अब यहाँ पर इस केस स्टडी में मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन बना रखे हैं। बनाना चाहे तो इस पर इतने सारे पॉइंट हैं कि हम इस पर 20-25 क्वेश्चन बना सकते हैं एक केस स्टडी पे। तो आप लोगों को भी इस पे क्वेश्चंस बनाने हैं और उसे खुद सॉल्व करना है। भाई आप क्या करो, 3-4 लोगों की एक टीम बना लो, आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, टीम बना लो, कोई भी एक केस स्टडी आपने ली और वो 3-4 लोग मिलकर उसको सॉल्व करेंगे। तो भाई आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप कभी भी केस स्टडी में कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे दोस्तों। तो अब देखते हैं जरा इसके आंसर की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है भाई, पहले क्वेश्चन में कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स चीफली बेनिफिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो देखते हैं क्या हमने अंडरलाइन किया था। तो अंडरलाइन खाली करना ही नहीं है, उसको मेमोराइज भी कर लो आप। जब आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो आराम से हो जाएगा ये वाला काम। तो देखो दोस्तों, हमने अंडरलाइन किया था किसको, ये रहा हमारा, कहां है पहला वाला, ये रहा जी, व्हीट और राइस। ये कुछ मुख्य फसलें थी जिनको ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत ज्यादा फायदा मिला दोस्तों। तो भाई आंसर क्या होना चाहिए हमारा, व्हीट एंड राइस। तो हमें बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम वहीं से मेन पॉइंट्स निकाल के आ चुके हैं।
बाकी क्या है, राइस, मेज, व्हीट, शुगर, शुगर केन, राइस एंड शुगर केन, तो इसमें राइस वगैरह आ रहा है, लेकिन जो मेन था वो व्हीट एंड राइस था। व्हीट इन ऑप्शंस में नहीं है और जिसमें व्हीट है उसमें राइस नहीं है, तो यही वाला आंसर हो गया हमारा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर जी जरा आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, एकदम एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जी, उसी केस स्टडी में से बेस होगा और हो सकता है केस स्टडी से ना हो लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड हो, इसीलिए आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और वो कहां से पता लगेंगे आपको, जब आप चैप्टर कर लोगे दोस्तों। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, देयर हैड बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन। अब ये केस स्टडी के अंदर तो पॉइंट नहीं मिल रहा आपको, लेकिन है वो उसी से रिलेटेड। ये क्या कह रहा है कि प्राइसेस जो है वो अनाज के प्राइसेस गिरने लग गए इन द कंपैरिजन टू अदर आइटम ऑफ कंजम्पशन। बाकी जो आइटम थे उनके प्राइसेस तो नहीं गिर रहे थे, लेकिन अनाज जो है सस्ता हो रहा था एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्यों सस्ता हो रहा था, क्योंकि भाई हमारी इकोनॉमी में हर कोई उसको ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा था, अच्छी क्वालिटी के सीड्स आ गए थे, फर्टिलाइजर आ गए थे, सिंचाई की सुविधाएं इंप्रूव हो रही थी, जिसकी वजह से अनाज खूब अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा था। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। भाई बिल्कुल सही बात है, ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से हम हो गए सेल्फ सफिशिएंट। इवन हमारे पास मार्केट सरप्लस, एक्सेस स्टॉक, बफर स्टॉक इकट्ठा शुरू होना शुरू हो गया, ताकि हम अपने साथ साथ दूसरे मजबूर देशों की भी मदद कर सकें। तो भाई बिल्कुल सही बात है, तो हमारा ए इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कितने आसान होते हैं इन क्वेश्चंस को करना। अब ये जो असर्शन रीजन होता है, ये अपने आप में एक केस स्टडी है, तो किसी अलग से पैराग्राफ को पढ़ के इसको सॉल्व करना इतना खास जरूरी नहीं होता। ये अपने आप में ही बताता है कि मैं एक स्टेटमेंट हूं और आपको बताना है कि ये रीजन जो है उस स्टेटमेंट का है या नहीं है। तो आप अगर बिना केस स्टडी पढ़े भी इसका आंसर दोगे तो आराम से इसका आंसर आप दे पाओगे, ये मेरी आपको गारंटी है। तो जरा पढ़ के देखते हैं कैसे। तो 3 स्टेप में इसका आंसर देखना होता है। पहले इसको ट्रू देखते हैं, अगर ये फॉल्स है तो भैया डी आंसर हो गया। अगर इसको ट्रू देखा, ये ट्रू आ गया, तो अब अगला वाला पढ़ना है, वरना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने अगला वाला पढ़ा और अगला वाला अगर फॉल्स हो गया तो भैया सी आंसर दे आओ आप चुपचाप से, और आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत कब पड़ेगी, जब ये भी सच हो और ये भी सच हो। दोनों बातें अगर सही लिखी हुई हैं तब आपको देखना है कि इनके बीच में बिकॉज लगा के आप एक स्टेटमेंट बना के देखो क्या सही बन रही है, या इनके बीच में कोई रिलेशन है, जो यहां पर बात की गई है यहां पर उसी को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप कहोगे भाई ए आंसर है, अदरवाइज आपका बी आंसर हो जाएगा। इतना आसान होता है असर्शन और रीजन को करना। तो पहले क्या कह रहा है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हेल्प इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी। भाई हम बिल्कुल सहमत है इसकी बात से, और ये 16 आने सच कह रहा है। इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड परमानेंटली ब्रोक द एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन। ये कह रहा है भाई जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो हमारी एग्रीकल्चर में परमानेंटली मतलब ग्रोथ हो गई, और हम जो है स्टैग्नेंट इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ के बाहर निकल गए। ये पूरी की पूरी लाइन इसमें लिखी हुई है केस स्टडी में, तो एकदम सही बात है। तो ये हमारी ट्रू साबित हो गई। अब क्योंकि ये सच है इसलिए अगली वाली पढ़नी पड़ेगी। अगली वाली देखते हैं। प्राइसेस ऑफ फूड क्रॉप्स डिक्लाइन एज अ रिजल्ट ऑफ एनॉर्मस मार्केटेड सरप्लस व्हिच इनेबल द गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन द बफर स्टॉक। भाई ये वाली बात भी एकदम सही है। भाई इन दोनों का आपस में रिलेशन भी बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो ये वाली बात भी सही हो गई और इनका रिलेशन भी सही हो गया, और ए हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। जब ए स्टेटमेंट ए भी ट्रू हो, मतलब असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन जो है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। भाई यही रीजन तो था जिसकी वजह से हम बफर स्टॉक रख पाए, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो दोस्तों आंसर चेक करते हैं जरा। ए हमारा सही आंसर आ गया। कितना आसान है सॉल्व करना। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग। तो दोस्तों अगर आप केस स्टडी में जाके देखो तो लैंड होल्डिंग सिस्टम को चेंज किया गया है। किसके द्वारा, जरा आ जाओ जरा 2 1, और ये आ गई हमारी केस स्टडी। आ जाओ भाई, ये रही। तो इसमें हमने पहले वाले पेज पे चलते हैं जरा, क्या कह रहा है पहले वाला पेज, ये रहा। तो यहां पर हमने अंडरलाइन किया था बच्चों किसको, लैंड रिफॉर्म्स को। ये वो सिस्टम था जिसके अंदर हमने लैंड की ओनरशिप को चेंज कर दिया। मतलब जो साहूकार जमींदार वगैरह लोग होते थे, हमने क्या करा, उनको उनसे जमीन छीन के दूसरे लोगों को जमीन देना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। तो कह रहा है कि दिस सिस्टम कौन सा है भाई, लैंड सीलिंग नहीं,
ओनरशिप को चेंज करने का काम लैंड सीलिंग का नहीं था। लैंड सीलिंग का काम तो ये था कि अगर आपके पास ज्यादा जमीन है तो हम आपसे जब्त कर लेंगे और किसी और को मालिक नहीं बना रहे, सिर्फ सील कर रहे हैं उसकी लैंड को। तो इसका मेन टारगेट सीलिंग था और टैक्स लगाना अगर आपके पास ज्यादा जमीन है। लैंड रिफॉर्म ही वो आंसर है जो इसका आंसर हो सकता है। तो दोस्तों बी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान। अब इसके आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक केस पे 5 क्वेश्चन आएंगे। व्हाट डू यू मीन बाई मार्केटेड सरप्लस। अभी हमने इसके बारे में बात करी कि जब भाई अनाज, किसान ने जो अनाज उगाया वो एक्स्ट्रा बच गया, मतलब उसने अपने परिवार के खाने के लिए रख लिया, उसके बाद जो बच गया उसे क्या करेगा, वो मार्केट में बेचेगा ही तो उसे कहते हैं वो पैसा, वो अनाज जो किसान मार्केट में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा जी, तो भैया बरसों रे मेगा मेगा हो गया किसान के साथ और मार्केट में सामान बेचने चला गया दबा के। सेल ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन द डोमेस्टिक मार्केट, नहीं जी। पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सोल्ड इन द मार्केट बाय फार्मर, ये हो सकता है। पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक प्रोड्यूस सोल्ड इन द मार्केट, तो भाई इंडस्ट्रियल गुड्स की बात नहीं करते। मार्केटेड सरप्लस में सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है। तो ये वो पोर्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो मार्केट में फार्मर बेचने को तैयार होता है अपने परिवार का खर्चा निकालने के बाद। मतलब जो वो खुद खाएगा उसे निकाल दिया साइड में और जो बचा उसने मार्केट में बेच दिया कि भाई ये तो मेरे लिए एक्स्ट्रा है, इसे मुझे बेचना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मार्केट सरप्लस। तो बी इज द हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों देखिए कितना आसान है केस स्टडीज को सॉल्व करना। अब चलते हैं जरा केस नंबर 2, एक और क्वेश्चन लेते हैं और केस को सॉल्व करके देखते हैं। भाई इस केस स्टडी को भी पढ़ते हैं, देख के मत डाला करो कि बहुत बड़ी केस स्टडी है। 2-4 पॉइंट ही काम के होते हैं, उसी से आंसर निकल आता है। और अगर आप चाहो तो बिना केस स्टडी पढ़े भी मैं आपको सारे के सारे आंसर करवा के दिखा सकता हूँ, लेकिन आपको जिस पैटर्न से चलना है वो जरूरी है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, जरा हाईलाइटर पकड़ लेते हैं। केस स्टडी फॉलो करनी है, 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट 7 5-year प्लान, मतलब 1950 से लेके हम किसकी बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की। सेटिस्फैक्टरी इफ नॉट वेरी इंप्रेसिव, ये ठीक ठाक थी, बहुत इंप्रेसिव नहीं थी। तो सिर्फ सेटिस्फैक्टरी थी, इंप्रेसिव नहीं थी। ठीक है जी, हम एग्री हो गए इसकी बात से। जब देश आजाद हुआ, इंडिया एक इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो बैकवर्ड कंट्री था, मतलब इंडिया में इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड था हमारा। अब इस पीरियड में हमने क्या करा, पहले 7 सालों में हमने बिकम फार मोर डाइवर्सिफाइड, हमने बहुत डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज को बनाने की कोशिश करी विद द स्ट्रेस बीइंग लेड ऑन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब भारत सरकार ने सोचा कि पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना है, तो सबसे पहले पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जाए, ऐसी इंडस्ट्रीज खोली जाए जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हो। द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब क्या करा भाई, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को लाए और इस पॉलिसी का मेन पर्पस क्या था, प्रोटेक्शन करना। किसका, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का प्रोटेक्शन करना। अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हो तो भैया आपको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब क्या होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, इसका मतलब है कि जो चीजें आप बाहर से खरीदनी है आपको दूसरे कंट्रीज से, आप उसको इंडिया में ही बनाने लग जाओ, मतलब इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दो। इससे क्या होगा, जो इंडिया की फैक्ट्रीज हैं उनको बाहर वाली फैक्ट्री से कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा जी, द फॉरेन प्रोड्यूस बट वी फेल टू प्रमोट अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सरप्लस, लेकिन हम लोग जो है एक्सपोर्ट को इंक्रीज नहीं कर पाए। भाई जब आप किसी देश को अपने देश में बेचने नहीं दोगे तो आपसे कौन खरीदेगा, और खरीद सकता है अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो। बट इंडिया में अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा इंडस्ट्रियल बेस की जरूरत थी, जिसकी हमारे पास 1950 से लेकर 1990 तक बहुत कमी थी दोस्तों। अच्छा जी, ऑल द पब्लिक सेक्टर एक्सपैंडेड टू अ लार्ज एक्सटेंट बट इट कुड नॉट ब्रिंग डिजायर्ड लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो क्या कहना चाह रहा है कि पब्लिक सेक्टर ने थोड़ा सा एक्सपेंशन किया, बट जो सेकेंडरी सेक्टर था उसने, मतलब सेकेंडरी सेक्टर का मतलब क्या हो गया, इंडस्ट्रीज,
तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था दोस्तों, उसने ठीक से काम नहीं किया या उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई दोस्तों। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये क्या कह रहा है, एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन। उस टाइम पे दिक्कतें क्या आ रही थी दोस्तों, गवर्नमेंट की बहुत सारी रेगुलेशंस थी, इसको पूरा करने में हर कंपनी की बैंड बज जाती थी। प्रिवेंटेड द नेचुरल trajectory of growth of entrepreneurship as there was no competition, no innovation and no modernization on the front of the industrial sector। तो ये इंडिया की कमी को बता रहा है। ये कह रहा है कि कोई कंपटीशन ही नहीं था। क्यों? क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को हम लोग परमिशन ही नहीं देते थे काम करने की। तो जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंडस्ट्रीज होंगी, तो उनमें कंपटीशन की भावना नहीं होगी, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी आपस में। और जब कंपटीशन नहीं होता तो हम इनोवेशन के बारे में नहीं सोचते, हमें डर ही नहीं होगा। भाई एक डर बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। किस चीज को लेके? कंपटीशन को लेके, कि अगर मैंने आगे नहीं मेहनत करी तो फिर मैं बाकी लोगों से पीछे हो जाऊंगा। जैसे हमारे एक टीचर थे, वो हमसे कहते थे कि भाई अगर आप पढ़ रहे हो तो मान के चलना कि बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, और जब आप नहीं पढ़ रहे हो ना, तब भी बाकी लोग पढ़ रहे हैं। जब ये भावना आपके अंदर होगी तो आप हमेशा कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहोगे, हमेशा अपने समय को पूरी तरह से यूटिलाइज करोगे, क्योंकि आपको उन लोगों को कंपटीशन देना है जो लोग आपसे ज्यादा पढ़ सकते हैं, पढ़ रहे हैं और ऑब्वियसली कर रहे होंगे। तो आपको उनके लेवल तक जाना चाहिए। तो भाई कंपटीशन खत्म कर दिया। जब रेस में एक ही आदमी भागेगा तो वही फर्स्ट आएगा, वही लास्ट आएगा। तो उस टाइम पे भारत सरकार ने इनोवेशन वगैरह को प्रमोट नहीं करा। भाई पब्लिक सेक्टर को ही परमिशन दे रखी है, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री करने की परमिशन ही नहीं दी। जब परमिशन नहीं है तो कहां से काम करेगी भाई वो। अच्छा जी, और क्या करा, बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट इनकर्ड ह्यूज लॉसेस, इनको बहुत नुकसान हो रहा था। क्यों भाई? क्योंकि इन्हें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है और इनके पास फंड की कमी है, तो भाई नुकसान में जाएंगी। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज, क्योंकि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जिस हिसाब से इनको काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं कर रही थी। रेड टैपिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड टैपिज्म? बच्चों रेड टैपिज्म का मतलब होता है कि भाई ऑफिशियल वर्क और पेपर वर्क जब बहुत ज्यादा होता है और एक पर्सन से धीरे 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 करके इंफॉर्मेशन पेपर वाइज पहुंच रही है बहुत धीरे धीरे, तो इसको रेड टैपिज्म कहते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट थी वो रेड टैपिज्म को बहुत फॉलो कर रही थी, मतलब इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, बहुत नुकसान हुआ। हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं थी। अदर सिमिलर रीजंस, इसी के जैसे और रीजन भी हैं। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो थी इवन कंटिन्यूड टू फंक्शन बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट टू क्लोज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इवन इफ इट इज अ ड्रेन और कंट्रीज लिमिटेड रिसोर्सेस। मतलब अब उन्हें मजबूरी में लॉस में और लॉस में कंटिन्यू करना पड़ रहा था। क्यों भाई? देश की शाख की बात है, एक देश की सरकारी कंपनी वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, तो फिर बाकी कंपनी, छोटी मोटी कंपनीज का क्या होगा? ये तो बहुत बड़े लेवल पे, ये तो सरकार के अंडर में है और यही प्रॉफिट नहीं कमा रही है, तो बिना प्रॉफिट कमाए भी इनको कंटिन्यू करना पड़ता था, ये इनकी मजबूरी थी। ड्यू टू द मेजर्स टेकन अंडर द ऑन द एग्रीकल्चर फ्रंट, जो हमने मेजर्स लिए थे भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन के, इंडिया मोर और लेस बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो भाई अगर देखा जाए तो फूड ग्रेन्स के मामले में तो हम क्या हो गए थे भाई? सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। और इस वाले में हमारा क्या पॉइंट आया कि भाई लॉस के साथ में, इवन इफ इट इज ड्रेन ऑन कंट्रीज लिमिटेड रिसोर्सेस। So the need for the reform of economic policy was widely felt in the context of changing global economic section to achieve desired growth in the country। तो 1990 में आके हमें यह एहसास हो गया था कि अगर हम इसी पॉलिसी को फॉलो करते रहेंगे तो फिर हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो हमें नए रिफॉर्म्स लाने जरूरी हो गए दोस्तों। तो 1990 में आके हमें ये बात पता लग गई कि वी नीड अ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और 1991 में हमने इस बात को किया भी। तो इस केस स्टडी की कुछ खास बातें डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। क्या कहना चाह रहा है? परफॉर्मेंस इंडियन इकोनॉमी की
सेटिस्फैक्ट्री थी, बहुत अच्छी नहीं थी, इंडस्ट्री हमारी बैकवर्ड थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट की हमें ज़रूरत थी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हम लोग पॉलिसी ले रहे थे। ऑल्दो पब्लिक सेक्टर ने एक्सपेंड किया था, बट जो सेकेंडरी सेक्टर था वो परफॉर्मेंस ठीक से नहीं कर पा रहा था। उसके बाद एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से, रेड टेपिज्म की वजह से, पुअर टेक्नोलॉजी की वजह से, कंपटीशन ना होने की वजह से जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे दोस्तों। और एग्रीकल्चर की वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट थे, तो हमें नए रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। अच्छा जी, अब आते हैं इसके क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर द पब्लिक सेक्टर टू प्ले अ मेजर रोल इन द इनिशियल फेज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग। मतलब 1950 से लेके और 1990 तक पब्लिक सेक्टर जो है मेजर रोल प्ले कर रहा था, तो इसमें से कौन सा रीजन है, नहीं है। अरे वाह, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन फॉर पब्लिक सेक्टर टू प्ले अ मेजर रोल इन द, इसमें से कौन सा रीजन नहीं है। तो भैया पहले नॉट को हटा दो, सोचो कि ये नॉट यहां पर नहीं लिखा हुआ है, तो भाई जरा हमने हाइलाइटर ले लिया इसके लिए और कलर लेते हैं ब्लैक, इसको हटा दो, नॉट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसा मान के चलो। अब इसको रीड करो और अब आंसर निकालो, देखो आप कितनी जल्दी आंसर निकालोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ रीजन फॉर द पब्लिक सेक्टर टू प्ले अ मेजर रोल इन द इनिशियल फेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब 1950 से 90 तक पब्लिक सेक्टर को ही पार्टिसिपेट क्यों करना पड़ा हमारी इकोनॉमी के अंदर, इसका रीजन बताओ। तो देखते हैं, पहला, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लैक सफिशिएंट कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। भाई बिल्कुल सही बात है, जो हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स थे उनके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं थी, तो ये इसका आंसर हो जाता है। हम नॉट हटा रख के बात कर रहे हैं, तो ये वाला इसका आंसर ठीक बैठता है। दूसरा, गवर्नमेंट एम फॉर सोशल वेलफेयर। भाई गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर चाहती थी, तभी तो पब्लिक सेक्टर का रोल रखा गया, तो ये वाला भी हमारा सही बैठता है अगर नॉट हटा देते हैं तो। द मार्केट वॉज बिग एनफ टू एनकरेज द प्राइवेट इंडस्ट्रियल फॉर इन्वेस्टमेंट। अब यहां देखो भाई, क्या उस समय हमारी मार्केट बहुत बड़ी थी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी मार्केट होती तो हम प्राइवेट और पब्लिक सबको ले आते, लेकिन मार्केट छोटी थी और हम लोग सिर्फ आजादी के कुछ साल बाद इन प्लानिंग को कर रहे थे। तो दोस्तों उस टाइम पे मार्केट के बड़े ना होने की वजह से सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ही प्रेफरेंस दिया जा रहा था। सोचा गया कि अगर प्राइवेट सेक्टर को भी एंटर कर दिया जाएगा तो इस छोटी सी मार्केट में प्राइवेट सेक्टर सरवाइव कैसे करेगा। उसके पास कैपिटल लगाने के लिए तो पैसा होगा, लेकिन फिर जो वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे से रिटर्न इतना कमा नहीं पाएंगे क्योंकि मार्केट में ग्राहक ही नहीं है उस लेवल के। तो ये हमारा रीजन नहीं होना चाहिए। अगला है, द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट इंडिजिनियस प्रोड्यूसर्स। बिल्कुल सही कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है, जो इंडिजिनियस प्रोड्यूसर्स थे उन्हें कंपटीशन से बचाना चाहती थी, ताकि जो लॉस हो रहा है कम से कम वो लॉस तो ना हो। जब ऑप्शन ही एक ही होगा तो कम से कम लोग उसी से खरीदेंगे, कंपटीशन कर देंगे तो पता लगा बर्बाद ही हो गई वो कंपनी। तो ये तीन रीजन जो है वो किसके हैं बच्चों? नॉट के। नॉट ना होने के, अगर नॉट हटा दिया जाए, यहां से नॉट को हटा दिया जाए तो ये आंसर है, और नॉट दोबारा से लगा दिया जाए दोस्तों तो क्या आंसर बन के आता है हमारा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया। कंप्यूटर जी आंसर बताइए, कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। एलिमिनेशन मेथड या फिर नॉट को हटा के क्वेश्चन को समझना और फिर उसको सॉल्व कर देना। अच्छा जी, डायरेक्टली भी आप नॉट लगा के भी करो तो आपको यही वाला आंसर मिलने वाला है, क्योंकि ये बाकी सबसे एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, एकदम अलग बात कर रहा है। दो पे आ जाओ दोस्तों। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या था? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी का मतलब था कि बाहर से सामान ना खरीदो, उसको अपने देश में ही आप प्रोड्यूस करना और बनाना स्टार्ट कर दो। भाई यही होती है इनवर्ड ट्रेड लुकिंग पॉलिसी। इनवर्ड मतलब कि अपनी गिरेबान में झांको कि भाई क्या हम खुद कर सकते हैं उस काम को, या दूसरे पे ही हमें निर्भर रहना पड़ेगा। तो भाई इन्होंने अपनी गिरेबान में झांका और सब्स्टिट्यूट करना शुरू करा। किसको? दूसरी कमोडिटीज को जो हम बाहर से खरीदते हैं। तो देखते हैं भाई, सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। बिल्कुल सर यही आंसर होना चाहिए इसका। बाकी पढ़ के देखें, सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट फॉर कंज्यूमर गुड्स विद कैपिटल गुड्स। नहीं, ऐसा नहीं है। कंज्यूमर की जगह आप कैपिटल के बारे में नहीं सोचो, ऐसा नहीं होता भाई। ये तो सारी गुड्स की बात कर रहा था।
फॉलोइंग एन ओपन इकोनॉमी मॉडल। भाई ओपन इकोनॉमी मॉडल ऐसा नहीं होता। ओपन इकोनॉमी मॉडल तो ऐसा होता है जब एक देश दूसरे देश को फ्रीली परमिशन देता है कि भैया आओ हमारे यहाँ बेचो, जिनको खरीदना है आपसे खरीदेंगे, जिनको खरीदना है हमसे खरीदेंगे, हमें कोई डर वर नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। अगला है रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ करेंसी फ्लो। ये अलग ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, करेंसी के फ्लो के मूवमेंट्स को, ये एकदम अलग चीज हो गई, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग डायरेक्शन में पॉइंट जा रहा है, तो इसको तो भैया पहले ही काट दीजिए आप। तो आंसर आपका क्या आ गया दोस्तों? ए आपका सही आंसर आ गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन। भाई ये जो क्वेश्चन था, ये वाला जो क्वेश्चन था, आ जाओ जरा, कहाँ है हमारा ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको केस स्टडी पे बार बार जंप करके जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने आराम से कर दिया। अब देखो अगला वाला भी, अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, मैकेनाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। अच्छा भाई मशीन लगाई जा रही है एग्रीकल्चर में, वॉज वन ऑफ द कॉज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो वन ऑफ द, भाई बिल्कुल सही कह रहा है, ऑनली तो लिखता तो गलत हो जाता, वन ऑफ द कॉज लिखा है तो सही लिखा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने नई नई तकनीक और नई नई मशीनों का इस्तेमाल करा, जिसकी वजह से किसान को बहुत आसानी हुई खेती करने में, और किसान का टाइम बचा, किसान की मेहनत बची, और किसान ने ज्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। तो भाई ये बात एकदम सच है। तो यहां भी आपका आंसर क्या आता है दोस्तों? ए आपका सही आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कहां है भाई? ये रहा, एसर्शन और रीजन। ये अपने आप में ही एक सच्ची बात होती है, झूठी बात होती है, केस स्टडी पे जंप करने की जरूरत नहीं है, वहां से जो पॉइंट निकले हैं वहीं से कुछ ना कुछ पूछा होगा, बस आपको मतलब निकाल के रिलेट करना है। तो पहले देखते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये फॉल्स हुआ सीधा आंसर लिख देंगे। तो कह रहा है मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंकर्ड ह्यूज लॉसेज ड्यू टू ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि भाई जो जिस कैपेसिटी पे वो काम कर सकते थे उस कैपेसिटी को यूज ही नहीं कर पा रहे थे। बना तो दिया गया, मशीनें तो लगा दी गई बड़ी बड़ी, बट उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हो ठीक से, आपका प्रॉफिट कहां से होगा भाई? बिजली का बिल ज्यादा आएगा। भाई आपके पास एक बड़ी सी मशीन है जिसमें आप किसी चीज को डालने के बाद आउटपुट निकाल सकते हो, अब आप उसमें से 1000 यूनिट भी बना सकते हो और 10 यूनिट भी बना सकते हो। तो आप 10 बना रहे हो, मतलब आप 990 यूनिट की कैपेसिटी को अनयूटिलाइज रख रहे हो। तो भाई वो मशीन का बिजली का बिल तो उतना ही आने वाला है, खर्चे तो उतना ही होने वाला है उस पर, लेकिन आप बना रहे हो 10 यूनिट, तो आपका नुकसान तो जायज है। तो इनएफिशिएंट थी, तो भाई ट्रू। अब आते हैं रीजन। रेड टैपिज्म वाज वन ऑफ द रीजन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ सच एंटरप्राइजेस। रेड टैपिज्म का मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने या बंद करने में बहुत ज्यादा पेपर वर्क की जरूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से ये हैवी लॉसेस के बाद भी कंटिन्यू हो रही थी। और यहां थोड़ी इज्जत की बात भी थी कि भाई सरकारी कंपनियां कैसे बंद कर दें, सरकार ने चलाई है। तो भाई ये वाली बात भी एकदम सही साबित होती है, और इनके बीच में रिलेशन भी सही साबित है, क्योंकि केस स्टडी में रेड टैपिज्म पे जोर दिया गया है। तो दोस्तों ए इसका सही आंसर हो जाता है। अब आते हैं इसके 5वें क्वेश्चन पे। देखो केस स्टडी को बार बार जंप करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार पढ़ लो, खास खास पॉइंट आपके दिमाग में आ गए। रेड टैपिज्म की बात हो रही थी, यहां पर वही दोनों पॉइंट को उजागर किया गया है, तो भैया आपका आंसर हो गया एकदम सही। आ जाओ जी, वाह भाई कितना बढ़िया आंसर आ गया। ये आ गया आपका मैचिंग का आंसर। अब केस स्टडीज अगर आपने ठीक से पढ़ी है या आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो बिना किसी टेंशन के आप कर दोगे। देखो जी यहां पर इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी आई है। अब ये पहला वाला किससे मैच होना चाहिए? देखो जी ये रहा, आपको मैं बताता हूं। देखो जी मेक इन इंडिया एक प्रोग्राम है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मोदी जी ने शुरू कराया भाई ये प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के अंदर मोदी जी ने ये बताया कि हम उन चीजों को बनाएंगे जो चीजें हमें बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं, उन्हें हम भारत में ही बनाएंगे। तो यही तो है इनवर्ड ट्रेड लुकिंग स्ट्रेटजी, कि जो आप बाहर बना रहे थे वो आपने घर में ही बनाना शुरू कर दिया, मतलब सॉरी बाहर से खरीद रहे थे उसे आपने घर में ही बनाना शुरू कर दिया। तो यही तो कह रहा है। तो दोस्तों ये वाला किससे मिलना चाहिए? मेक इन इंडिया प्रोग्राम से। तो देखो भाई सी के साथ फर्स्ट कहां पर है? सी के साथ फर्स्ट यहीं पर है। लो जी पहले वाले जुगाड़ में ही हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आंसर इसका बी ही होगा। अब देखते हैं जरा और चीजें। टैरिफ, भाई टैरिफ का मतलब क्या होता है?
क्या टैरिफ होता है? पॉलिसी गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड। ये रहा, टैक्स मिल गया दोस्तों। टैरिफ का मतलब होता है वो चीज जो टैक्स की बात करती है, टैक्स ऑन इंपोर्टेड। अब टैक्स तो सरकार देश के अंदर भी लेती है और देश के बाहर से भी लेती है। टैरिफ वो टैक्स होता है जब हम कहीं से सामान इंपोर्ट करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है। तो बिल्कुल सही है भाई, टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो ए का होना चाहिए थर्ड, तो ए का थर्ड भी बैठ रहा है इसका। भाई अभी तक हम एकदम सही हैं, तो आंसर हमारा ये आने वाला है, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम बाकी समझ लेते हैं। कोटा, कोटा का मतलब होता है भाई लिमिट। तो भाई कोटा आप देखते हैं, रिजर्वेशन भी कहते हैं इसको, कि इतने लोगों को यहां सिलेक्शन होगा वहां सिलेक्शन होगा। ऐसे ही हमने सामान खरीदने और बेचने पे भी कोटा लगा दिया था। तो क्या कहना चाह रहा है बी पॉइंट की कोटा में क्या आएगा? ये रहा, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन। मतलब बी के साथ आपका क्या आ गया जी? फोर्थ आ गया। ये भी सही साबित हो गया। अब ट्रेड पॉलिसी तो आपकी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी आप इस पॉइंट से भी शुरुआत कर सकते थे। ये भी बड़ा आसान पॉइंट है कि ट्रेड की बात कर रहा है यहां पर, और यहां पर भी ट्रेड की पॉलिसी की बात हो रही है, तो ये दोनों आपस में मीट करने चाहिए थे। तो डी के साथ सेकंड, देखो डी के साथ सेकंड, यहां से भी आंसर आ जाता, कहीं पर सेकंड नहीं है, डी के साथ यही वाला सेकंड है, तो यहां से भी आप आंसर निकाल सकते थे सीधा। तो दोस्तों आंसर आ गया आपका बी। देखिए भाई बी आंसर आ गया। तो बहुत आसान है केस स्टडीज करना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें, ऐसे ही आपको हेल्प करते रहें, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए कैल्विन कॉमर्स को, और दिए गए नंबर पे आप अपनी कोई भी समस्या पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको जरूर रिप्लाई करेगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।